इससे पहले की जो वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन वाला किया था, उसमें मुझे एक कमेंट आया था कि आप इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लाइक हॉबी और ये सब चीज़ें। बिल्कुल मैं कर सकती थी, बट मैंने कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते ही उसे तैयार किया था। बिकॉज देखिए, जानिए, पहले मैं आपको उस वीडियो में बताना भूल गई थी कि वहाँ पर जैसे अगर आपको एग्जाम के अंदर इंट्रोडक्शन पूछा जाए, तब भी आप उस कंटेंट को एज इट इज़ लिख सकते हैं। और अगर पूछा जाए कि आपकी फैमिली के बारे में, है ना, अपनी फैमिली के बारे में बताया, तब भी आप एज इट इज़ उस कंटेंट को लिख सकते हैं। इसीलिए वहाँ पे आपको ये काम आ जाएगा, दोनों जगह काम आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके अंदर और भी चीज़ें ऐड करूँ, तो इस वाले जो आज का कंटेंट है हमारा, उससे आप कुछ लाइनें एज इट इज़ वहाँ पे जोड़ सकते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस करके। मतलब मैं आपको सिखा दूंगी कि अगर हम उसके अंदर प्रोफेशन या फिर अपनी हॉबी के बारे में लिखना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है। आज की जो वीडियो का कंटेंट है, जो टॉपिक है, वो है आपका अपने दोस्त का डिस्क्रिप्शन या फिर उसका इंट्रोडक्शन देना। ठीक है। ये जो लेक्चर सीरीज आपकी चलती हुई आ रही है, इसमें ये 16th लेक्चर है। बहुत सी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। आज का ये वाला कंटेंट देखते हैं। ये PYQ में भी आ रखा है, तो इसीलिए आपको यहाँ लिखवाया गया है। ज़्यादा चांसेस है कि ऐसा ही कुछ आएगा, या थोड़ा सा अलग आ सकता है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। एज इट इज़ आप लिख भी सकते हैं, और चाहे तो थोड़े थोड़े चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको इसके अंदर मीनिंग बता दूंगी। अभी मैं साइड हो जाती हूँ, एक बार इस कंटेंट को देख लीजिए। देखिए, चाहे तो आप वीडियो को यहीं रोक सकते हैं और इस कंटेंट को लीजिए और एज इट इज़ याद कर लीजिए। बट ऐसे करने के थोड़े नुकसान भी है। देखो, वो क्या बोलते हैं, बेनिफिट तो ये है कि आपका टाइम बच जाएगा। वीडियो लंबी जा सकती है कि एक वर्ड को बहुत एक्सप्लेन करके समझाती, तो वीडियो लंबी जाती ही है मेरी। ठीक है। और टाइम बच जाएगा आपका, ये तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। नुकसान ये होगा कि अगर एज इट इज़ नहीं आया, तो अगर कुछ और चीज़ आ गई, तो आपको जो मैं समझा रही हूँ कि इस वर्ड का ऐसा मीनिंग है, इस वर्ड का ऐसा मीनिंग है, तो आप उसको वहाँ कैसे लिख पाएंगे। जब तक आप मीन को समझेंगे नहीं, थोड़ा सा मॉडरेट करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप एज इट इज़ उसे नहीं लिख पाएंगे, है ना। अगर वहाँ फ्रेंड के बारे में पूछेगा ही नहीं, किसी और चीज़ के बारे में पूछ लिया उसने, तब तो आप एज इट इज़ अपने फ्रेंड के बारे में नहीं लिखेंगे ना। तो आपको जानना होगा कि अगर मैं ये लाइन बोलना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह के वर्ड का यूज़ करता हूँ, किस तरह के वर्ब का यूज़ कर सकता हूँ, और क्या उसका फॉर्मेट रह सकता है कि मेरे वहाँ पे नंबर बिल्कुल भी ना कटे। चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने सिर्फ एक ही गैप छोड़ा हुआ है, सिर्फ एक गैप छोड़ा हुआ है। ऑब्वियसली आपके फ्रेंड का यहाँ पे नाम आएगा, ये रहा पूरा। आप एक बारी नोट भी कर सकते हैं, या तो फिर मैं आपको साथ साथ समझाती चलती हूँ, आप उसके साथ में कुछ मीनिंग भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए कि आपको ज़्यादा मीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो बिल्कुल ही आप ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैं समझा रही हूँ, वैसे साथ साथ चल के भी हम चीज़ों को कवर कर सकते हैं। बहुत सी लाइनें ऐसी होंगी जिससे आप पहले भी फेमिलियर होंगे, और मैंने जानबूझ के ऐसी ही लाइनों को यूज़ किया ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप इसे एज इट इज़ लिख लेंगे ना, तो आप याद नहीं कर पाएंगे। आप खुद सोचिए, ना ही ये इंग्लिश है, ना ही ये हिंदी है, कुछ अलग अलग से ही वर्ड लगते हैं। समझोगे नहीं तो याद नहीं कर पाओगे, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे तो मैं बोलती कि टेलीग्राम पे डाल रही हूँ, कंटेंट को याद कर लीजिए, नहीं हो पाता ना, बिल्कुल भी नहीं हो पाता। एक तो हम लैंग्वेज इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं हुए हैं, तो रट्टा लगाना हमारे लिए और भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वर्ड ही ऐसे है, कैसे याद लगाओगे, है ना, याद करोगे। चलिए शुरू करते हैं। मी अमीगो से ल्यामा, इससे पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। से ल्यामा, अब तक तो आप बहुत चीज़ें समझ भी चुके होंगे। से ल्यामा हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी का इंट्रोडक्शन देना हो या उसका नाम बताना हो। ठीक है। तो हमारा जो होता है वो से ल्यामा को यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली नाम बता रहे हैं, तो मेरे दोस्त का नाम ये है। जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे XYZ लिख दूँगी। एक और चीज़ ध्यान रखिए, अब आप बोलेंगे यहाँ पे क्या एक अपनी लड़की का, मतलब जो लड़की है मेरी दोस्त, उसका नाम लिख सकता हूँ क्या, क्या लिख सकती हूँ क्या। देखिए, नहीं लिख सकते, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुके, कंटेंट बिल्कुल बदल जाता है, वर्ब बिल्कुल बदल जाती है, प्रोनाउन बिल्कुल बदल जाते हैं स्पेनिश के अंदर। तो यहाँ पे आपको एक लड़के का ही नाम लिखना होगा, तभी जाके सारा कंटेंट सही हो पाएगा। नहीं तो हर एक लाइन में गलती निकल के आ जाएगी, क्योंकि ये सब कुछ मेल के लिए लिखा गया है, और आप फीमेल नाम डाल देंगे तो और गलती हो सकती है। तो यहाँ कोशिश नहीं, आपको करना ही है एक लड़के का ही नाम लिखना। और अगर आप लड़की का नाम लिखना चाहे, तो फिर मेहनत करके कंटेंट को चेंज कर ले, प्रोनाउन चेंज कर ले, है ना। यहाँ पे एक लड़के का ही नाम डाल देना, कुछ भी डाल सकते हैं, फिक्स कर लीजिए, चाहे वो दोस्त हो या ना हो, आप बस डाल दीजिए नाम। ठीक है।
माई अमीगा से लियामा XYZ, चलो मान लेते हैं, राहुल मान लेते हैं, अक्ष मान लेते हैं, कुछ भी मतलब रैंडमली नाम बोल रही हूँ मैं, ठीक है। LTNA 25 एनोस। अब देखो 25 एनोस मतलब ये पहले भी हो चुका है कि हम जब उम्र बता रहे होते हैं तब हम इसका यूज करते हैं, पर इससे पहले मैंने आपको बोला था कि इसके आगे एल लगता नहीं है, TNA के अंदर ये मतलब चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर जब फ्लुएंसी में लिखते हैं ना, वो ज़्यादातर नहीं ही यूज़ करते हैं। बट हमारा मोटिव ये है कि देखो वहाँ पे एग्जाम में आपको बोला जाएगा कि कम से कम आपको 80 वर्ड्स में आंसर देना है, और इसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो 80 वर्ड्स कवर करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड ऐड करने की कोशिश करेंगे। उनकी उम्र मतलब मेरे दोस्त की उम्र 25 ईयर्स की है। वी वे इन मुंबई, मतलब इन ही है, एंड मतलब इन ही है, और मुंबई मतलब मुंबई है। वीवे जो होते हैं इसका मतलब होता है लिव, मतलब रहना, ठीक है, इसका मतलब होता है लिव। तो साथ साथ लिख सकते हैं कि एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी। जब हम बोलना चाहते हैं कि वो रहता है, तो वीवे इन मुंबई मतलब वो मुंबई में रहता है, एंड इज स्टूडेंट दे आर्किटेक्चुरा। ये मैं आपको पहले बता चुके, जब हमने इससे पहले वाली वीडियो में एज इट इज मैंने लाइन यूज की थी, यहाँ पे मैंने एज इट इज लाइन यूज कर दी है ताकि कोई दिक्कत ना हो, खुद से अपने चेंजेस कर सकते हैं, कोई और ऑक्यूपेशन डाल दीजिए, है ना। तो कह रहा है कि वो मुंबई में रहता है और स्टूडेंट है आर्किटेक्चर का, ठीक है। सू मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सू का मतलब होता है हिज या फिर हर, ठीक है। तो सू हॉबी डायरेक्टली भी लिख सकते हैं आप एज इट इज, ठीक है। बिल्कुल आप जो हॉबी है उसको एज इट इज भी लिख सकते हैं। इज मतलब इज ही है। लीर क्या होता है? लीर भी एक वर्ब है, चिंता मत करिए। इसके बाद देखो वर्ब तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, किस वर्ब को क्या कहते हैं, किस वर्ब को क्या करते हैं, वो साथ साथ हम देख रहे हैं। तो एज इट इज आप याद कर सकते हैं कि मैं वे यूज़ करूँगा जब भी मैं लिव की बात कर रहा हूँ, लीर यूज़ करूँगा जब भी मैं बात कर रहा हूँ रीडिंग की, ठीक है। लिब्रोज मतलब पहले बता चुके हैं, बुक्स को कहते हैं, ठीक है। मतलब कि हिज हॉबी इज बुक रीडिंग, है ना। बुक रीडिंग करना उनको पसंद है। जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरे मित्र हैं, उनको बुक रीडिंग करना पसंद है। तो देखो ऐसी ऐसी लाइनें यूज़ की है जो आपको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पैराग्राफ बड़ा सा बड़ा करना है ज़्यादा वर्ड्स बनाने के लिए, ठीक है। तो हिज हॉबी इज बुक रीडिंग। अब ये वाली लाइन से भी फेमिलियर होंगे, इज वेरी क्रिएटिव एंड पैशनेट फॉर हिज करियर, है ना। इससे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, जो फैमिली वाली वीडियो भी कह सकते हैं उसे, फैमिली का डिस्क्रिप्शन देना, उसमें भाई के लिए यूज़ किया था, हरमानों के लिए यूज़ किया था कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है और पैशनेट है, फॉर मतलब फॉर हिज करियर, ठीक है। इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, पहले वाली कर चुकी हूँ। पहली बार इस वीडियो को क्लिक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप पूरी प्लेलिस्ट देखना ही चाहेंगे, और पिन कमेंट में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, अदरवाइज वो खुद ही फीचर भी हो जाएगी आपको। एल ऑल्टो ये इन फॉर्मा। ऑल्टो देखो, ऑल्टो का मतलब होता है टॉल, ठीक है। इसका मतलब होता है टॉल एंड फिट। तो इसका लाइन का मीन यही है, आप एज इट इज़ भी याद कर सकते हैं। ऐसे कहना चाहते हैं कि बहुत ही टॉल है और फिट है, क्योंकि हम थोड़ा ये भी दे रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, मतलब जितनी जितनी लाइनें बना सके वही कर रहे हैं। तो टॉल और फिट वाला है। ही इज पंचुअल, सिंपल सा है, पंचुअल है, ठीक है। टाइम को लेके पंचुअल है, ऑब्वियसली तारीफ ही करनी है, बुराइयाँ तो करनी नहीं है। तो जो भी हेबला हिंदी, इंग्लिश एंड फ्रांसिस, मतलब वो बोल पाता है। हेबला मतलब बोलना, हेबला मतलब स्पिक, है ना। ये रीडिंग है, ये स्पिक है, ये लिव है। तो हेबला मतलब होता है बोलना, वो हिंदी, इंग्लिश होता है, इंग्लिश और फ्रांस लैंग्वेज बोल पाता है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव है इसका मतलब, है ना। देखो खुद के खुद लिख लेना, हर एक को नहीं लिख के दिखाऊंगी, जो लगेगा कि मीनिंग लिखना जरूरी है वो लिख दूंगी, ठीक है। तो वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और अट्रैक्टिव है। पसमोज मुचास टेम्पो जंतोस, इस लाइन से बिल्कुल आपको तोते उड़ चुके होंगे कि इस लाइन का मतलब क्या है। एक एक वर्ड को समझाती हूँ। मुचास का मतलब आपको पता होगा, मुचास हम बताना चाहते हैं जैसे वेरी, अलॉट, ऐसा करते हैं। टेम्पो मतलब होता है टाइम,
टुगेदर, जुंतोस मतलब होता है टुगेदर, टेम्पो मतलब टाइम, मुचास मतलब अलॉट। तो अलॉट टाइम टुगेदर, क्या इसका मतलब ये नहीं होगा? अब देखो पासामोज, ओज लग गया पीछे, है ना, पासामोज ये एक वर्ब की तरह लग रही है, और ये वो वर्ब है जो हम यूज की जाती है जब हम अप ग्रुप में बात कर रहे होते, वी लगा के बात कर रहे होते। तो वी स्पेंट, स्पेंड मतलब टाइम स्पेंड किया है, वी स्पेंट अ लॉट टाइम टुगेदर, वी स्पेंट अ लॉट टाइम टुगेदर। ये पासामोज ये वर्ब है स्पेंड की, और वी इसके अंदर ही छुपा हुआ है, इसीलिए इसका वर्ब जो ऐसे बन गई है। जैसे सोमोस बन जाता है ना, वैसे ये पसामोस बन गया है। इतना ही कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ कर लीजिए, जब आपको वर्ब सिखा दी जाएगी, इसकी जस्ट नेक्स्ट वीडियो ही आपकी वर्ब की हो जाएगी, तो उसमें बहुत क्लियरिटी से समझ जाएंगे कैसे हमें पता चलता है कि वर्ब से ही कि एक जने की बात हो रही है, दे की बात हो रही है, दे आर की बात हो रही है, यू आर की बात हो रही है, वी आर की बात हो रही है। तो इन चीज़ों से आपको पता चल जाएगा, बट अभी आप इतना याद कर लीजिए, वी स्पेंड अ लॉट टाइम टुगेदर, ठीक है। ये लाइन भी आप कहीं भी डाल सकते हो। फिर से वे आ गया, वे मतलब रहना, है ना, लिव। कौन मतलब होता है विद, सु मतलब हिज, फैमिलिया मतलब फैमिली, ही लिव्स विद हिज फैमिली मतलब अपनी फैमिली के साथ रहता है। अब ये आपको बताना जरूरी नहीं था, देखो होता है कि उम्र जब बढ़ती जाती है तो लोग अपने प्रोफेशन के लिए फैमिली से अलग रहने लगते हैं। लिख सकते हो आप ये लाइन भी, ही लिव्स विद हिज फैमिली। ले एन सांटा पसार टेम्पो कौन सो फैमिलिया, है ना, पढ़ तो दिया आपने, मीनिंग बता दो। विद हिज फैमिली, कौन मतलब विद, लिख दो, नहीं है, देखो एक है एन सांटा, एन सांटा का मतलब होता है लव, वर्ब है ये, ठीक है, किस चीज को बहुत पसंद करना, प्यार करना। एक होता है गुस्ता, एक होता है गुस्ता, गुस्ता होता है लाइक, ठीक है, ये वही लव और लाइक है जिसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। एन सांटा और गुस्ता, इतना एक्सप्लेन करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पीवाईक्यू में बार बार उठ के आ जाता है, ठीक है, दोनों में ही डिफरेंस है। लव और लाइक मतलब पसार मतलब स्पेंड ही है, टाइम विद हिज फैमिली मतलब ही लव्स टू स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली, उसे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। बाकियों को भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। tiene interés इन ला हिस्टोरिया या ला जियोग्राफा, ग्राफिया मतलब ये कहना चाहते हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ये इंटरेस्ट क्या है, मतलब इंटरेस्ट है ना, कि उसका इंटरेस्ट है हिस्ट्री और ज्योग्राफी में। अब आर्किटेक्ट का स्टूडेंट ऐसा थोड़ी ना कि बाकी सारे इंटरेस्ट होंगे ही नहीं उसके पास, तो उसके कुछ हिस्ट्री और ज्योग्राफी में भी उसका इंटरेस्ट है। एल टी एन एल पेलो रिचार्डो या ओजोस ग्रांडेस। अब इसमें से तुम नहीं जानते होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। इस लाइन को एक बार सोचने की कोशिश करो कि इसका मीनिंग क्या होगा। वैसे तुम इससे फेमिलियर नहीं हो, बट थोड़ा बहुत भी अगर तुम ज़्यादा एफर्ट्स दिखा रहे हो अपनी स्पेनिश की तरफ तो शायद तुम जान पाओगे कि क्या बोलना चाह रहा है। देखो टेने मतलब उसका है, ही हैज सॉरी, ही हैज करके कुछ बोल रहा होगा। अय्या में पेलो रिचर्डो का मतलब उसे समझाना तो लाइन यहीं पे खत्म हो जाएगी, है ना। सारा मेन तो ये है, देखो पेलो रिचर्डो, पेलो मतलब होता है पेलो मतलब होता है हेयर, ठीक है, पेलो मतलब होता है हेयर, रिचर्डो मतलब होता है करली। तो फिर मैम ये रिचर्डो पहले क्यों नहीं आया, पेलो बाद में क्यों नहीं आया, क्योंकि करली हेयर होता है, हेयर करली नहीं होता, क्योंकि स्पेनिश के अंदर जो एडजेक्टिव होता है वो पहले नहीं आता, पहले आपका सब्जेक्ट ही आता है, उसके बाद ही एडजेक्टिव को लिखा जाता है, इसीलिए आया कि पेलो रिचर्डो, ठीक है, मतलब कि करली हेयर, इसका मीनिंग जाएगा ये, हेयर करली मत बोलने लग जाना, इसको करली हेयर ही जाता है इसका मीनिंग, ठीक है। एंड ओजोस ग्रांडेज, ओजोस मतलब होता है अखियां, आईज, ठीक है, और ग्रांडेस का मतलब होता है बिग, कहाँ से लिखूं, बिग मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन बता रहे इसमें भी कि जो उसके बाल हैं वो घुंघराले हैं और उसकी जो आईज है वो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, ठीक है, बिग आईज, कर्ली हेयर,
टॉल एंड फिट ये कुछ डिस्क्रिप्शन है। चाहे तो आप ये जो टॉल और फिट वाली लाइन है ना, टॉल और फिट, और ये करली हेयर वाली लाइन को भी उसके साथ जोड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बस ग्रामर सही होनी चाहिए। स्तोय, अच्छा देखो अभी ना आप बहुत से कंफ्यूज होंगे सोय और स्तोय में कि इनका मतलब क्या है ना, दोनों ही एक जैसा मीनिंग देते हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कब वो स्तोय कहना चाहता है, कब वो सोय कहना चाहता है, और हमें यूज़ कब कब करना है इसको, है ना, ये डिफरेंस हमें नहीं पता चल रहा। कहीं कहीं पे मैम आप स्तोय लिखवा दे रहे हो, कहीं कहीं पे बोल रहे हो कि हम आई एम बोलना चाहेंगे, तो यहाँ आई एम का ही मीनिंग आ रहा है। देखो यहाँ मैंने आपको हिंट दे रही हूँ कि यहाँ पे जो मीनिंग आ रहा है वो आई एम का ही आ रहा है, फिर आप कह रहे हो कि सोय क्यों नहीं लगा है। ज़रा एक ही बार में क्लियर कर दो ना, हमको एक ही बार में क्लियर कर दो कि इसका मीनिंग क्या जाता है। थोड़ा वेट कर लो, कल तक का वेट, कल की वीडियो में डाल दूंगी पूरा, ठीक है। तो स्तोय मतलब भी आई एम, बस इतना जान लो कि स्तोय हम तब यूज़ करते हैं जब हम परमानेंट नहीं चीज़ बोलना चाहते, कुछ टेम्परेरी चीज़ यूज़ करना है। जैसे कि सोय कशिश, आई एम कशिश, क्या कशिश जब तक मेरी मृत्यु होगी तब तक मैं कशिश नहीं रहूँगी, हमेशा रहूँगी। तो जैसे मैंने आपको बोला था स्तोय हम यूज़ करते हैं जैसे यूनिवर्सिटी बता रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी बता रहे हैं तब हम यूज़ कर सकते हैं। अब ज़िंदगी भर थोड़ी ना एक ही यूनिवर्सिटी में रहूँगी, टेम्परेरी हूँ ना, बाद में तो कहीं और जाऊँगी, है ना, एक ही कॉलेज में आप हमेशा नहीं रह सकते, वहाँ पे आप स्तोय यूज़ कर सकते हैं। तो स्तोय जब होता है वो टेम्परेरी के होता है, और जो सोय होता है वो परमानेंट के लिए होता है स्तोय। अब ये कंटेंटो, कंटेंटो मतलब होता है ग्लैड, आई एम ग्लैड, इतना मीनिंग तो समझ आ गया कि ये बोलना चाह रहा है कि आई एम ग्लैड, ठीक है, आई एम ग्लैड। अब आपने बोला था दे ऑफ होता है या तो फ्रॉम होता है, आई एम ग्लैड ऑफ, टेनर मतलब होता है हैव, ये भी पहले बता चुकी हूँ, ठीक है, आई एम ग्लैड ऑफ हैव अमीगो कोमो एल, कोमो का मतलब लाइक भी होता है, ठीक है, हिम। इसका मीनिंग क्या जाएगा, आई एम ग्लैड डैश हैव फ्रेंड लाइक यू, मतलब मैं बहुत ग्लैड हूँ कि मेरे पास तुम्हारे जैसा फ्रेंड है। तो क्या है, आई एम ग्लैड ऑफ हैव फ्रेंड लाइक यू, आई एम ग्लैड फ्रॉम हैव फ्रेंड लाइक यू, क्या यहाँ टू नहीं आएगा, क्या यहाँ टू नहीं आएगा, आई एम ग्लैड टू हैव फ्रेंड लाइक यू। अभी आप फिर बदल गए मैम, अभी आप बोल रहे थे फ्रॉम आएगा, फिर आप कह रहे हो ऑफ आएगा, अब आपने बोल दिया कि टू आएगा, हम कैसे जानने वाले हैं। मेजॉरिटी केस में आपका जो यूज़ होगा इसको फ्रॉम और ऑफ की तरह यूज़ होगा, ज़्यादातर ऑफ ही मिलेगा आपको, फ्रॉम भी बहुत कम मिलेगा, बट कुछ केसेस में इसको टू की तरह भी यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। आपको जब यूज़ करना पड़े तो आप ऑब्वियसली नहीं करना, मैंने आपको पहले बताया कि ए का भी यूज़ कर लेते हैं, है ना, टू के लिए हम ए का भी यूज़ कर लेते हैं, तो आपको यही यूज़ करना है। बट जब पैराग्राफ देखो तो मीनिंग बनाने के लिए हम इसका लगा सकते हैं, बनाते टाइम आप ना ही बेशक यूज़ करना, बट यहाँ से कर सकते हैं। समझ आया कुछ चीज़ें, चाहे तो थोड़े बहुत चेंजेस करके डिस्क्रिप्शन को पहले लिख लेना साथ में, ऐसे भी लिखोगे तो दिक्कत नहीं है। एनसेंटा मतलब लव और गुस्ता मतलब लाइक, दोनों में डिफरेंस है, और ये उसके लिए यूज़ होती है जब ये थर्ड पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये थर्ड पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है। अगर ये मेरे लिए यूज़ होता तो पीछे ओ लगा होता, गुस्तो, एनसेंटाडो, ठीक है, ताडो नहीं, एनसांटो। एक बार फिर से देख ले, मेरे दोस्त का नाम ये है, वो 25 साल का है, वो मुंबई में रहता है और स्टूडेंट है आर्किटेक्ट का, उसकी हॉबी है बुक्स पढ़ना और वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और पैशनेट है अपने करियर के लिए, वो बहुत टॉल है और फिट है, पंचुअल भी है और इंग्लिश, हिंदी और फ्रांस को बोल सकता है, वो इंटेलिजेंट है और अट्रैक्टिव भी है, और हमने बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड किया है, वो अपनी फैमिली के साथ रहता है और उसे पसंद है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, उसका इंटरेस्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी में भी है, उसके बाल जो हैं वो कर्ली हैं और उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड महसूस करता हूँ, खुश नसीब महसूस करता हूँ कि मेरे पास उसके जैसा एक दोस्त है, ठीक है, कुछ ऐसे ही मीनिंग जा रहा है इसका, बिल्कुल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ साथ में देखो यहाँ जो छोटी छोटी चीज़ें यूज़ हुई हैं, जैसे मैंने आपको आइज़ बताया, ग्रांडेज बताया, बिग होता है ना, तो इसको लिख लीजिए एक जगह पे। आपका जैसे पैराग्राफ ख़त्म होगा
ये वाला पैराग्राफ जैसे आपको खत्म होगा उसके नीचे एक एक वर्ड का स्पेसिफिक मीनिंग डाल दीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको लंबे टाइम तक याद ना आ रहे है ना, उसको भी लिखिए। जैसे फ्रांसिस है, इसका मतलब फ्रांस है ना, तो इसको भी याद कर सकते हैं। तो बिल्कुल रट्टा, अब मैं आपको चाहूँ तो बोल देते कि रट्टा लगा लो, रट्टा लगाना देखो पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश होता तो रट्टा लगा भी लेते, क्योंकि इंग्लिश से फैमिलियर है हम, वर्ड से फैमिलियर है। यहाँ से हम वर्ड से ही फैमिलियर नहीं होंगे तो रट्टा लगाना और ज़्यादा टफ हो जाता है। इसीलिए मीनिंग समझो, बोलना क्या चाह रहा है, तब जाके रिलेट ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे और चीज़ों को याद भी जल्दी टाइम तक कर पाओगे। अब जैसे आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ऑब्वियसली सीरीज़ अप टू एंड ही आ चुके हैं। ग्रामर पोर्शन पे तो हम बिल्कुल एंड पे ही आ चुके हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं, देखो स्पेनिश तो ख़त्म नहीं हुआ है, पूरी स्पेनिश थोड़ी ना ख़त्म होगी, बट एलिमेंट्री में जितनी भी यूज़ होने वाली है उतनी स्पेनिश तो मैं आपको तकरीबन करवा चुकी हूँ। मैंने सोचा है कि मैं आपको PYQ भी सॉल्व करवाऊंगी, पूरा PYQ सॉल्व करवाऊंगी सीरीज़ की एंड में लास्ट वीडियो जो होगी सीरीज़ की वो PYQ ही होगी। जैसे आप PYQ को देख लें, पूरा पेपर देख लें, समझ आना सीरीज़ का एंड हो गया। अदरवाइज आप वीडियो के थ्रू तो जान ही लेंगे, ठीक है। हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ऐसा नहीं होगा कि 12 तारीख को आपका एग्जाम होगा, 12 तारीख को सारी वीडियो पोस्ट